हर साल ना सितंबर के कुछ खास रातों में असम के एक बहुत ही छोटे से गांव में बारिश की बूंदों के साथ साथ आसमान से कुछ और भी जमीन पे गिरता है। दशकों तक दुनिया इसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट मानती रही। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां परिंदे लिटरली अपनी जान देने आते हैं। मतलब ये बात सुनने में किसी अर्बन लेजेंड या भूतों की कहानी जैसी लगती है ना? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। लेकिन हाल ही में द एनिग्मा ऑफ जतिंगा साइंस बिहाइंड द बर्ड फिनोमिनन नाम के एक विस्तृत रिसर्च पेपर ने इस पूरी घटना का बहुत ही गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण किया है जी। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम पता लगाएं कि क्या सच में कोई सुसाइड पॉइंट वाली कहानी है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा विज्ञान और इंसानी हस्तक्षेप छुपा है। जी। तो चलिए इसे एक एक परत खोल के समझते हैं। तो विज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें तो प्रकृति में आत्महत्या जैसी कोई अवधारणा एक्चुअल में होती ही नहीं है। राइट। मतलब किसी भी जीव की जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है वो जिंदा रहना है। ऐसे में एक साथ सैकड़ों पक्षियों का जमीन की तरफ मौत की छलांग लगाना जीव विज्ञान के हर नियम के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। इसलिए जतिंगा की इस घटना को समझने के लिए ना हमें पक्षियों के मनोविज्ञान से ज्यादा उस जगह के भूगोल और वहां के असामान्य मौसम विज्ञान यानी मीटियोरोलॉजी पर ध्यान देना होगा। तो भूगोल से ही शुरू करते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि ये जगह असम के दीमा हसाओ जिले का जतिंगा गांव है जी, जो कि एक पहाड़ी घाटी में बसा हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये घटना साल भर नहीं होती। इसका एक बहुत ही छोटा और स्पेसिफिक विंडो है। हाँ, यही सबसे अहम सुराग है। ये घटना केवल मॉनसून के बिल्कुल आखिरी चरण में होती है, मतलब सितंबर से नवंबर के बीच। अच्छा। और वो भी हर रात नहीं। इसके लिए एकदम सटीक परिस्थितियां चाहिए। एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बननी जरूरी है। मतलब वो सिचुएशन क्या होती है एग्जैक्टली? आसमान में चांद का नामो निशान नहीं होना चाहिए, यानी एकदम अमावस्या के आसपास का समय भी बिल्कुल तय है, शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच। घाटी में इतना घना कोहरा होना चाहिए कि कुछ दिखाई ना दे। और सबसे जरूरी बात, दक्षिण पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलनी चाहिए। उफ। जब ये सारी चीजें एक साथ एक ही समय पर मिलती हैं ना, तभी आसमान से पक्षी गिरते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान बिना रोशनी वाली पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा हो। हाँ। बाहर एकदम घना कोहरा हो और अचानक सामने से किसी की तेज हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़े। हाँ। मतलब वो कुछ भी देखने या समझने की स्थिति में नहीं रहता। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। इस घटना के एक हिस्से को ये अच्छे से समझाती है। इसे जतिंगा की वास्तविकता के करीब लाने के लिए हमें इसमें कुछ और चीजें जोड़नी होंगी। सोचिए कि उस गाड़ी का केवल शीशा ही धुंधला नहीं हुआ है, बल्कि उसका जीपीएस सिस्टम भी अचानक से उल्टी दिशाएं बताने लगा है। स्टीयरिंग एकदम जाम हो गया है और अचानक केबिन के अंदर हवा का दबाव इतना कम हो जाए कि ड्राइवर को बेहोशी छाने लगे। जतिंगा में पक्षियों के साथ ठीक यही होता है। यहाँ बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर हम रिसर्च को देखें तो जो पक्षी इस घटना का शिकार होते हैं उनमें केवल बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी ही नहीं है, बल्कि किंगफिशर, पॉन्ड हेरॉन और टाइगर बिटॉन जैसे स्थानीय पक्षी भी शामिल हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ रास्ते से भटकने की बात है, तो जो स्थानीय पक्षी रोज उसी इलाके में उड़ते हैं वो कैसे रास्ता भूल जाते हैं? क्या उन्हें अपने ही घर का रास्ता नहीं पता? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि समस्या सिर्फ देखने की नहीं है। जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज हवाएं हैं ना, वो पक्षियों का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ देती हैं। अच्छा। उनके लिए हवा का बहाव पानी में तैरने जैसा है। जब अचानक से हवा उल्टी दिशा से और बहुत तेज गति से आती है तो उनका एरोडायनामिक लिफ्ट खत्म हो जाता है। मतलब वो उड़ नहीं पाते सही से। बिल्कुल। और जो आपने जीपीएस खराब होने वाली बात कही थी, भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि जतिंगा के नीचे मौजूद चट्टानों में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक मिनरल्स यानी चुंबकीय खनिज हो सकते हैं। तो क्या ये खनिज उनके दिमाग पर असर डालते हैं? हाँ, क्योंकि पक्षी केवल आंखों से नहीं देखते, बल्कि वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं नेविगेट करने के लिए। कुछ आधुनिक रिसर्च तो यहां तक कहती है कि पक्षियों की आंखों में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक प्रोटीन होता है जो उन्हें क्वांटम स्तर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को लिटरली देखने में मदद करता है। ओहो, क्या बात कर रहे हैं! मतलब उनके लिए उत्तर और दक्षिण दिशा सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि एक पूरा विजुअल पैटर्न है।
एग्जैक्टली अब आप सोचिए, घना कोहरा है, रात का अंधेरा है, पक्षी आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने इस आंतरिक चुंबकीय कंपास पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। राइट। लेकिन ठीक उसी समय जमीन के नीचे मौजूद वो मैग्नेटिक चट्टानें एक लोकल मैग्नेटिक एनोमली या चुंबकीय विसंगति पैदा करती हैं। उनका वो कंपास जो उन्हें सही दिशा दिखा रहा था, अचानक पागलों की तरह घूमने लगता है। वो पूरी तरह से दिशाहीन हो जाते हैं। ये तो उनके दिमाग के लिए एक भयानक स्थिति होगी। लेकिन जो स्थानीय पक्षी हैं वो तो उस इलाके के मैग्नेटिक फील्ड के आदी होने चाहिए ना, उन्हें तो वहां के हालात पता होने चाहिए। फिर वो क्यों इस जाल में फंसते हैं? इसका जवाब उस बेहोशी या कह सकते हैं ट्रांस वाली स्थिति में छिपा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। जब वो दक्षिण पश्चिमी तेज हवा जेतिंगा घाटी के विशेष आकार से टकराती है ना, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव में बहुत तेजी से गिरावट आती है। हवा में नमी का स्तर चरम पर होता है। यह अजीब वायुमंडलीय दबाव उनके पूरे नर्वस सिस्टम को सुस्त कर देता है। मतलब उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनके खून में ऑक्सीजन का स्तर बिगड़ जाता है। वो हवा में उड़ तो रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक तरह की हाइपोक्सिया या अर्ध बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। वो एक ट्रांस में होते हैं। इसीलिए स्थानीय पक्षियों की भी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। मतलब वो अंधे हो चुके हैं, उनका कंपास खराब हो गया है, हवा उन्हें धकेल रही है और उनका दिमाग सुन पड़ गया है। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही खौफनाक स्थिति है। लेकिन रिसर्च में आगे जो बताया गया है वो इस पूरी प्राकृतिक घटना को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। इन सब के बावजूद पक्षी सीधे जमीन पर नहीं गिरते। वो किसी खास चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, और वो है रोशनी। हाँ, इसे जीव विज्ञान की भाषा में ना फोटोटैक्सिस कहा जाता है। विकासवादी नजरिए से देखें तो पक्षी हजारों सालों से रात में नेविगेट करने के लिए चांद और तारों की रोशनी का इस्तेमाल करते आए हैं। राइट। वो एक स्थिर प्रकाश स्रोत को एक निश्चित कोण पर रखकर अपनी सीधी उड़ान तय करते हैं। लेकिन कोहरे में अंधे हो चुके पक्षी जब नीचे गांव की मशालों, स्ट्रीट लाइट्स या घरों की रोशनी देखते हैं तो उसे सुरक्षित ठिकाना समझ लेते हैं, और वो उस रोशनी को चांद या तारा समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन चांद करोड़ों किलोमीटर दूर है, जबकि गांव की रोशनी बहुत करीब है। तो जब वो करीब की रोशनी के साथ कोण बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा नहीं उड़ पाते। तो वो क्या गोल गोल घूमने लगते हैं? हाँ, वो उस रोशनी के चारों तरफ एक स्पाइरल आकार में तेजी से घूमने लगते हैं और अंततः सीधे उस रोशनी की तरफ गोता लगा देते हैं और पेड़ों, खंभों या घरों से टकरा जाते हैं। बाप रे! यहाँ से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। जब मैंने सोर्स मटेरियल को गहराई से पढ़ा तो एक बहुत ही विचलित करने वाली बात सामने आई। दशकों तक दुनिया ये मानती रही कि पक्षी उड़ते हुए आते हैं, इमारतों से टकराते हैं और मर जाते हैं। लेकिन असलियत में ज्यादातर पक्षियों की मौत टकराने से नहीं हो रही थी। हाँ, और वो कारण पूरी तरह से मानवीय था। बिल्कुल। पुराने समय में जतिंगा के गांव वालों को हवा के दबाव या मैग्नेटिक फील्ड जैसी वैज्ञानिक चीजों के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। जाहिर है। उनके लिए ये दृश्य कैसा रहा होगा, जरा सोचिए। एक काली तूफानी रात और आसमान से सैकड़ों अजीबोगरीब आकृतियां तेजी से उनकी रोशनी की तरफ आ रही हैं। इंसान जब किसी चीज को समझ नहीं पाता ना, तो उसका सबसे पहले रिएक्शन डर का होता है। जतिंगा के लोगों ने इस प्राकृतिक घटना को आसमानी भूत या बुरी आत्माओं का साया मान लिया था। हाँ, उनका मानना था कि भगवान उन्हें सजा दे रहे हैं। और इसी डर की वजह से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे बाद में सुसाइड का नाम दे दिया गया। जब वो पक्षी रोशनी की तरफ भागते हुए नीचे आते थे और थकान या बेहोशी के कारण गिर जाते थे, तो गांव वाले डर के मारे उन्हें बांस की लाठियों से पीट-पीट कर मार डालते थे। ये अज्ञानता और डर का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ये दोनों मिलकर किसी भी प्राकृतिक घटना को एक डरावनी कहानी में बदल सकते हैं। ये कोई आत्महत्या नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीन चीजों का एक घातक संगम था। पहला, दृश्यता की कमी यानी कोहरा, दूसरा दिशा का भ्रम यानी चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा मानवीय हस्तक्षेप यानी तेज रोशनी और वो लाठियां। मतलब ये जानकारी किसी भी सीखने वाले के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है कि जिसे सुसाइड कहा जा रहा था वो दरअसल एक हादसा और हत्या का मिश्रण था। एक प्राकृतिक त्रासदी इंसानी क्रूरता में बदल गई थी। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर का ये जो सफर है ना, वो तय किया गया, और आज वो लोग जो बांस की लाठियों से पक्षियों को मारते थे वही उन्हें बचा रहे हैं। हाँ, और ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ होगा। इसमें मशहूर पक्षी वैज्ञानी डॉक्टर सलीम अली का बहुत बड़ा हाथ है ना। बिल्कुल। उन्होंने वहां का दौरा किया
और अवेयरनेस के बहुत प्रयास किए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि मुसीबत में फंसे हुए बेचारे पक्षी हैं। और इसका असर आज साफ दिखता है। आज वहाँ बाकायदा जतिंगा फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि पर्यटकों को सही विज्ञान बताया जा सके। हाँ, आज गांव वालों को पक्षियों को बचाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। घटना वाले समय यानी जो शाम 7 से रात 10 बजे का टाइम है, उस दौरान रोशनी बिल्कुल कम रखी जाती है। अच्छा, ताकि पक्षी नीचे आए ही ना। एग्जैक्टली। और भविष्य के लिए पक्षियों के वास्ते सुरक्षित गलियारे या सेफ कॉरिडोर्स बनाने पर भी चर्चा चल रही है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये साबित करता है कि सही शिक्षा और विज्ञान किसी भी सुसाइड पॉइंट को एक कंजर्वेशन हब में बदल सकते हैं। आज के इस पूरी चर्चा का अगर हम एक छोटा सा सार निकालें तो असम के जतिंगा का रहस्य कोई भूत प्रेत या आत्महत्या नहीं, बल्कि कोहरे, मैग्नेटिक फील्ड और रोशनी के प्रति पक्षियों के अट्रैक्शन का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और इस चर्चा का अंत में एक ऐसे नए और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ करना चाहूंगा जो सीधे स्रोतों में तो नहीं है, लेकिन उसी पर आधारित है। हाँ, बताइए। अगर एक छोटे से गांव की कुछ लाइट्स और मशालें पक्षियों के दिमाग को इतना भ्रमित कर सकती हैं कि वो अपनी जान गंवा बैठें, तो जरा सोचिए आज के समय में हमारे जो विशाल जगमगाते हुए महानगर हैं, जिनकी लाइट्स रात में भी दिन जैसा एहसास कराती हैं, ओहो, हाँ। वो दुनिया भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले करोड़ों प्रवासी पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम के साथ क्या कर रहे होंगे? क्या हम अनजाने में पूरी दुनिया को एक बड़े जतिंगा में तो नहीं बदल रहे? ये तो सच में एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। मतलब हमारी रोशनी शायद उन्हें रास्ता दिखाने की बजाय हमेशा के लिए भटका रही है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी आप रात में जगमगाते शहरों को देखेंगे तो उन बेजुबान परिंदों के बारे में भी जरूर सोचेंगे। तब तक के लिए विज्ञान की परतों को इसी तरह उधेड़ते रहेंगे और नई चीजें सीखते रहेंगे।